हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 ऐसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं, यानी 3 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनको स्पेशल एक्ट के अंदर रखा गया है, जो कि हमारा है फर्स्ट इंडेमनिटी एंड गारंटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी का जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उन्हीं में से जो हमारा फर्स्ट हम कवर करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उनको अच्छे से वो वीडियो समझ में नहीं आई है, या फिर उनको ये भी लग रहा था कि हमने अच्छे से पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं। तो आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट 5 से 6 वीडियोस बनाएंगे और ये पूरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी जिस सेक्शंस में बात की गई है वो है सेक्शन 124 से लेके 147 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये पार्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आता है, बट इन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेशल कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में रखा गया है। अब ये सारे सेक्शन आपके बात करते हैं इंडेमनिटी के बारे में, गारंटी के बारे में, श्योरिटी के बारे में, राइट ऑफ श्योरिटी के बारे में, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके डिस्कशन हो सकते हैं उनके बारे में। तो इसीलिए आज हम कवर करेंगे जो है वो होंगे सेक्शन 124 एंड 125, यानी आज हम सिर्फ 2 सेक्शन कवर करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको समझ में आए इस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो टुडे वी विल डू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 से लेके 125 तक। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेमनिटी होती क्या है। बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉस से बचाने के लिए कोई थर्ड पार्टी सामने आती है, ठीक है, उसने आपकी गारंटी नहीं दी हुई। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि गारंटी दी हुई है तो वो हमें बचाने के लिए आएगा, नहीं, ये तब होता है जब आपकी गारंटी नहीं है बट कोई थर्ड पार्टी आपको कहती है कि अगर आपको लॉस हुआ तो हम उसका पेमेंट आपको कर देंगे, अगर आपको लॉस हुआ तो हम आपको उसके लिए कंपनसेट करेंगे। मान लीजिए ये है एक्स, ये है वाई। एक्स ने अब क्या किया, बहुत सारे स्टॉक लेके आ गया, ये बहुत सारा स्टॉक अपनी फैक्ट्री में इन्होंने रख दिया। अब इनको डर लग रहा है कि ये सारा मैंने स्टॉक तो ले लिया, लेकिन अब ये स्टॉक में कुछ हो गया, वो खुदा ना खास्ता कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ गई, या कुछ ये जल गई, या कुछ भी हो गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, जो कि है हमारी वाई लिमिटेड। मान लीजिए ये जाते हैं वाई लिमिटेड के पास, जो कि है इंश्योरेंस कंपनी, और कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये स्टॉक मेरा खराब ना हो जाए या इसमें मुझे लॉस ना हो जाए। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में वाई लिमिटेड ने कह दिया कि ठीक है, आपको अगर कोई लॉस होगा तो हम उसके लिए आपको पेमेंट कर देंगे, अगर आपको लॉस होगा तो हम उसके लिए आपको पेमेंट कर देंगे। अब एक्स ने कहा कि आप मुझे पेमेंट क्यों करोगे, ऐसा क्यों करोगे? तो वाई ने बोला कि आप हमें प्रीमियम नाम की एक चीज दे दीजिए, जो कुछ पर्टिकुलर कैश में होगा या बैंक से आप हमें पेमेंट कर दीजिए, और उस प्रीमियम को हम रिसीव करेंगे और आपको इंडेमनिटी देंगे, हम आपको क्या कहते हैं, आपके लॉस से आपको बचाने की पूरी आपको जितना भी पेमेंट करना पड़ेगा फिर वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हालांकि इसको बहुत डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब समझाया गया है सेक्शन 124 में, जिसमें कहा गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम। क्या है, एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आपके लॉस से बचाऊंगा, मैं आपको आपके लॉस से बचाऊंगा, ठीक है। Cause to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। और वो लॉस कौन से होंगे, या तो वो लॉस होगा कि प्रॉमिसर की किसी हरकत की वजह से वो लॉस हुआ हो, यानी वाई लिमिटेड की किसी चीज की वजह से ये लॉस हुआ हो एक्स को, या फिर कोई भी मार्केट में अवेलेबल कोई भी पार्टी हो या कोई भी इंसान हो, उसकी वजह से अगर ये लॉस हुआ एक्स को, तो कौन इंडेमनिटी करेगा, वो करेगा वाई उसको पेमेंट करेगा उसके लॉस की। तो इंडेमनिटी में क्या होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है कि आपको कोई भी अगर
लॉस होता है मेरे कारण या किसी भी थर्ड पार्टी के कारण, तो ही मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, तो ही मैं आपको लॉस से बचाऊंगा। अच्छा, इसमें एक चीज और निकल के आती है। आप सबने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, तो कई बार हमने सुना होता है कि लोग ना अपनी गाड़ी को खुद चोरी करवा लेते हैं या कुछ करवा लेते हैं ताकि उनको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाए। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पहले ये पूरी डिटेल चेक करते हैं कि कहीं ये खुद इस पार्टी ने, जैसे एक्स को इंश्योरेंस क्लेम लेना है, उसने अपनी खुद की गाड़ी जो थी ना वो उड़ा दी। ठीक है, ये इसकी गाड़ी थी, इसने उड़ा दी, कहा कि चलो ये गाड़ी मैं उड़ा देता हूँ तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वाई लिमिटेड है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो पहले चेक करेगी कि क्या सच में ये जो गाड़ी को नुकसान हुआ है वो किसी और पार्टी की वजह से या फिर कुछ और चीजों की वजह से हुआ है या इसकी खुद की किसी हरकत की वजह से हुआ है। अगर इसकी हरकत की वजह से हुआ है, ये जानता था, तो फिर ये क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इंडिमनिटी में आप अगर जिसको इंडिमनिटी दी गई है, ठीक है, जिसको बोला गया है कि हम तुम्हें लॉस से बचाएंगे, अगर वो पार्टी कुछ ऐसा करती है कि उसको खुद लॉस होता है, तो फिर उसको लॉस से नहीं बचाया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वन है हमारा इंडिमनिटी। अभी हमने देखा इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, जो कि एक्सप्लेन है सेक्शन 124 में। अब बात करते हैं इंडिमनिटी। इंडिमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस ऑफ द कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड द लॉस। जैसे कि जिस पार्टी को लॉस हुआ है या जिस पार्टी ने लॉस सफर किया है, उसको कंपनसेट करने को कहते हैं इंडिमनिटी। यहाँ पे हमने बोला वाई क्या करेगा, वाई जो लिमिटेड है वो पेमेंट करेगी, यानी उसको उसके लॉस से बचाएगी, तो इसको कहा जाता है वो उसको इंडिमनिटी देगी, वो उसको इंडिमनिटी करेगी। अब बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग होते हैं। तो देखिए, एक तो हमारा हुआ जिसने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, मैं इंश्योरेंस का एग्जांपल ले रही हूँ, तो और भी चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा है जो आपके माइंड में जल्दी बैठ जाएगा। एक है एक्स और एक वाई। एक्स ने इंश्योरेंस लिया, वाई ने इंश्योरेंस दिया, तो यानी एक्स ने अपने आप को लॉस से बचाने के लिए ये इंडिमनिटी ली है, यानी उसको इंडिमनिटी मिलेगी, और वाई ने इसको लॉस से बचाने के लिए इसको इंडिमनिटी देगा। तो इसमें कौन सी दो पार्टीज आ गई, एक जिसको लॉस से बचाया है जाना है और एक जो लॉस से बचाएगा। तो एक होता है आपका इंडिमनिफायर, यानी कि जो पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो दूसरे पर्सन को इंडिमनिटी देगा, सेव करेगा उससे लॉस से, उसको कहते हैं इंडिमनिफायर। तो इस केस में आपका जो वाई है वो है इंडिमनिफायर, क्योंकि उसने कहा है कि मैं इसको लॉस से बचाऊंगा। वहीं जो दूसरी पार्टी है, यानी एक्स वाला जो पर्सन है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम तुझे लॉस से बचाएंगे, हम तुझे लॉस से बचाएंगे। तो इसको बोला जाएगा इंडिमनिफाइड या फिर इंडिमनिटी होल्डर। इन दोनों नाम से इसको बुलाया जा सकता है। इंडिमनिटी होल्डर यानी इसके पास बचाव एक होल्ड कर रहा है ये, कि मुझे दूसरी पार्टी बचा लेगी मेरे लॉस से। तो ये दो पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी में। कौन कौन सी, एक एक जो है वो आपकी है इंडिमनिफायर और एक है आपकी इंडिमनिफाइड। ठीक है, इंडिमनिफायर जो कि सेव करेगा और इंडिमनिफाइड जो सेव होने वाला है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पेज का हमारा पार्ट। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्या है, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिमनिफाई। चलिए एक बार इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक एग्जाम्पल, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिमनिफाई बी। देखिए ध्यान से वर्ड्स पढ़िएगा, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिमनिफाई बी, यानी कि ए जो है वो बी को इंडिमनिफाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी लॉस से किसको बचा रहा है, बी को। लॉस से सेव जो होगा वो होगा बी। ठीक है, अब उसके बाद B against the consequences of any proceeding which C may take। कौन टेक कर सकता है ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होंगी, वो है C may take against B, against किसके, B in respect of a sum of 5,000 advanced by C to B। एडवांस किए हैं C ने 5,000 rupees to B। In consequences, when B, who is called upon to pay the sum of money to C, fails to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124।
124। अब क्या हुआ है, ए ने बी को, ठीक है, ए ने बी को क्या बोला है कि मैं तुम्हें जितने भी लॉस होंगे, ठीक है, जो भी लॉस होगा, किसके बाद, जो भी ये 5,000 रुपीज तुमने सी से लिए हैं, अगर तुम नहीं पूरे कर पाते, ठीक है, अगर तुम नहीं पूरे कर पाते और ये तुम्हारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लेता है, तो उन लीगल एक्शन के अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसके अगेंस्ट मैं तुम्हें सेव कर दूंगा। ये बात नहीं बोल रहा कि मैं ये पेमेंट कर दूंगा, नहीं, जो तुम्हें लॉस होने वाला है प्रोसीडिंग्स में उससे मैं तुम्हें सेव करूंगा, जो कि एक्सप्लेन है सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो ये हो गया हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी की, जो लॉस होने वाला है, आई विल सेव यू फ्रॉम दैट। The definition of indemnity restrict the scope of contract of indemnity in as much as it covers only the loss caused by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टी अपनी इच्छा से खुद अपनी कार को आग लगा लेती है ताकि उसको क्लेम मिल जाए, तो उस केस में वो इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत पे अपना लॉस रिकवर नहीं कर सकती। ये लॉस तभी रिकवर किया जाएगा या तो खुद जो प्रॉमिस कर रहा है उसको सेव करने की, जैसे यहाँ ए ने प्रॉमिस किया है बी को सेव करने की, या तो इसकी वजह से कुछ उसको लॉस हो गया हो या फिर किसी और थर्ड पार्टी की वजह से उसको लॉस हुआ हो। ऐसा नहीं कि इसकी खुद की वजह से ये लॉस हुआ है, इसकी खुद की कुछ गलती कर दी, इसने खुद अब उसको उड़ा दिया गाड़ी को या कुछ भी कर दिया तो ये लॉस के लिए चला जाएगा, नहीं। लॉस के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, तभी आपको वो इंडिमनिफाई किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जब वो आपकी वजह से ना हुआ हो और बल्कि किसी और पार्टी की वजह से हुआ हो। Thus loss occasioned by the conduct of promise or accident or any act of God is not covered। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आपका लॉस हुआ है तो उस सिचुएशन में भी ये इंडिमनिफाई नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, उसमें आप सबने देखा होगा कि जब वो इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस भी आपकी एक तरह से इंडिमनिटी का ही कॉन्ट्रैक्ट होती है, मेरीन इंश्योरेंस हो गया या कोई और इंश्योरेंस हो गया एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस के, तो वो सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी होते हैं। तो उस सिचुएशन में जो था, आप उसको बोला गया था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड है, और इसीलिए हम इसको इंडिमनिफाई नहीं करते। अगर एक्ट ऑफ गॉड को इंडिमनिफाई करने लग गए ना बच्चे, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब जैसे कि आप सब जानते हो, एक बार नेपाल में कुछ साल पहले बहुत ही ज़्यादा भूकंप आया था, बहुत ही बड़े लेवल पे वहाँ पे तबाही हुई थी। तो अगर हर व्यक्ति को वहां पे जब इतने लार्ज लेवल पे भूकंप आते हैं, इतने लार्ज लेवल पे जब वो सुनामी आती है, तो इन सब चीजें क्या है, ये है एक्ट ऑफ गॉड के तहत, ताकि इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को भी सेव कर सके। अदरवाइज उनको सबको पेमेंट करनी पड़ जाएगी तो उनका खुद का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए एक्ट ऑफ गॉड को इससे बाहर रखा गया है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से इंडिमनिटी कुछ लॉस हुआ है तो वो इंडिमनिटी नहीं दी जाएगी, उसके लिए इंडिमनिटी नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कई सारी चीजें होती हैं, जैसे ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखनी हो आप वीडियो जाके देख सकते हो। इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। कंसिडरेशन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं फ्री में कुछ दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं। कंपेंटेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी सामने वाला पर्सन इस लायक होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर ना हो, उसका माइंड स्टेबल हो और इस तरीके की चीजें। फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं गोली के उसके दिमाग पे रख दी उसके सर पे कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। आप चाहे तो ऑलरेडी इसकी एक वीडियो प्रॉपर बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो देखिए, इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी थी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी थी, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी में भी जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी आपने किया है और ये सब चीजें उसमें नहीं है, या ये सब चीजों का कुछ वो गलत कर रहा है, यानी फ्री कंसेंट जैसे है, तो फ्री कंसेंट अवेलेबल नहीं है और आपने उसको गन पॉइंट पे रख के उससे इंडिमनिटी ली है कि हाँ तुम मुझे सेव करेगा मेरे लॉस पे, चल साइन कर, तो उस सिचुएशन में ये गलत है। उस सिचुएशन में इंडिमनिटी नहीं दी जाएगी और ये इंडिमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी थी, वो सारी आपके यहाँ भी जरूरी है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल एंटिटी, कंसिडरेशन होना चाहिए,
कंपेटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, द अग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस और लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो चलिए ये हुआ हमारा सेकेंड जो पेज था वो भी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मेरीन इंश्योरेंस इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, जब एक ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके पास अगर आपके जो क्वेश्चन पेपर में अगर जो कहते हैं ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे से बन सकता है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या क्या आ सकता है, मेरीन इंश्योरेंस आ सकता है, फायर इंश्योरेंस आ सकता है, पर लाइफ इंश्योरेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से बाहर रखा गया है। अब चलिए, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। अब देखिए, इंडेमनिटी होल्डर यानी कि जिसको इंडेमनिटी मिली थी, जैसे यहाँ पे ए है, उसको कहा गया था कि तेरा जो भी लॉस होगा वो सेव किया जाएगा, उससे तेरे को बचाया जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी होल्डर। तो इसके राइट क्या है इंडेमनिटी होल्डर के, अगर इसको सू कर दिया जाता है, ठीक है, इस पे कोई केस कर देता है, तो वो एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 125 के अंदर, 125 के अंदर। तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसको सॉरी माफ कीजिएगा, द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी जिसको प्रॉमिस किया गया है इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कि तेरे को हम लॉस से बचाएंगे, तेरे को इंडेमनिफाई करेंगे, व्हेन ही इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी इसकी अथॉरिटी के तहत ही इसने काम किया है, इसने अपने आप को लॉस नहीं करवाया, इसने अपने सामान का अच्छे से ध्यान रखा और जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इसने पूरी करी है। बट स्टिल अगर इसको कोई सू कर देता है तो उस केस में इसके पास कौन कौन से राइट हैं वो देखिए। तब उस केस में इसके पास 3 राइट हैं, एक तो ऑल डैमेजेस रिकवर करने का राइट, ऑल कॉस्ट रिकवर करने का राइट और ऑल सम्स रिकवर करने का राइट। देखिए, अब इस पे सू कर दिया गया है, तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा सामने वाली पार्टी के पास, यानी बी के पास, जिसने कहा था कि भाई तेरे को लॉस होगा तो हम तेरे को सेव करेंगे, हम तेरे को बचा लेंगे, हम तुझे उस लॉस से रिकवर करवाएंगे, तेरे को पैसा देंगे। तो उस केस में ये जाएगा बी के पास कि भाई तुमने मेरे को बोला था कि तुम जो भी लॉस होगा तुम उसके तहत मुझे पेमेंट करवाओगे, तुम मुझे उसको सेव करोगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये 3 चीज़ों के लिए डिमांड कर सकता है। कौन कौन सी, ऑल डैमेजेस। ऑल डैमेजेस में क्या क्या आता है, ही मे बी कंप्लाइंट टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस ऑफ इंडिफाई अप्लाइज। देखिए, अगर इसको कोई भी डैमेजेस पे करने पड़े हैं, कोई भी डैमेजेस इसको हुए हैं, तो उस सिचुएशन में ये डिमांड कर सकता है बी से कि आप मुझे वो सारे डैमेजेस रिकवर करिए मेरे लिए वो डैमेजेस। कॉस्ट में क्या क्या आता है, विच ही माइट बी कंपाइल्ड टू पे इन एनी सच सूट इन ब्रिंगिंग ऑफ डिफेंडिंग इट ही डिड नॉट कॉन्ट्रावेंट द orders by the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in absence of any contract of indemnity or if the promises authorize him to defend the suit। अब देखिए, ए पे किसी ने क्या किया, केस कर दिया, ये उसको सू कर दिया गया। अब ये कोर्ट में जाएगा तो उसमें क्या होंगे, इसमें उस केस को लड़ने के लिए जो खर्चे किए जाएंगे, ठीक है, उस केस को लड़ने के लिए, डिफेंड करने के लिए अपने आप को, ठीक है, उस केस में जितने खर्चे किए जाएंगे वो सारे कॉस्ट भी ये रिकवर के लिए कर सकता है। ये इसका राइट है कि वो ऑल कॉस्ट भी रिकवर कर सके। थर्ड इज ऑल सम्स। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज यानी 2 पार्टी हैं, 2 पार्टी के बीच में क्या हुआ है, केस हुआ है, तो कोर्ट से बाहर जब आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो कि ठीक है आप थोड़ा सा पैसा और ले लीजिए और ये केस रहने दीजिए, ठीक है, ये रिश्वत वाला नहीं होता बच्चे। जैसे एक प्रॉपर्टी है, उस पर दोनों कह रहे हैं कि मेरा कब्जा, पर दोनों ने कहा चलो भाई हाफ ऑफ कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ये कंपनसेट हो गया कि हाफ आप ले लीजिए, हाफ हम ले लेते हैं, या फिर इसको कोर्ट के बाहर ही सेटल डाउन कर लेते हैं। तो उसके लिए जो खर्चा किया जाएगा वो आ जाएगा ऑल सम में। तो ऑल सम में रिकवर किए जा सकते हैं ए के द्वारा, किससे, उस पर्सन से जिसने उसको कहा है कि मैं तेरे को इंडेमनिटी दूंगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है, बट मेनली हमने क्या किया है, हमने कर लिया है सेक्शन 124 और सेक्शन 125 जो कि होता है
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें सेक्शन 126 से लेके सेक्शन 127 हम कवर करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है कॉमर्स टॉपर करके, आप वो सर्च कीजिए और आपको वहाँ से सारे जो भी हमारे आने वाली वीडियोस हैं उसके नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।